है उस सोच से मैं भी एक प्रभावित एक नागरिक हूँ इस देश में। प्रशांत जी की यात्रा में मैं शामिल हुआ, उनके विचारधारा में शामिल हुआ। पिछले 2 वर्षों से मैं उनसे उनके बातों को, उनके जो भाषण है या उनके जो भी एक्टिविटीज़ है उससे मैं प्रभावित हूँ और उसको मैं फॉलो करता हूँ। दूसरी बात, मटिहानी विधानसभा का चुनने का मेरा है कि एक सबसे मुख्य कारण है कि मेरी जन्मभूमि है और यहाँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई और इसके बाद मैं बड़े शहरों में गया, वहाँ कुछ जो भी हासिल किया उसके बाद मुझे लगा कि मैं अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँ। और जो बदहाली मैंने देखी पिछले 40 सालों में, वही बदहाली आज भी है। तो मैं सोचता हूँ कुछ करूँ, मुझे कुछ अवसर मिला है और एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से मुझे लगता है कि ये बदलाव बहुत जरूरी है। मैं अपनी भूमिका निभा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक सवाल है मटिहानी और इस विधानसभा को चुनने का, दूसरा है पहलू ये है कि यहाँ की जो जनता है वो मुझे लगता है कि आज भी बेसिक चीज़ों से वंचित है। चूँकि मैं कई दिनों से घूम रहा हूँ अपने क्षेत्र में, कई गांव गया, वहाँ गांव में देखा कि वहाँ पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे बाहर से लगता है कि नली गली और मकान बन गए, बिजली आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक एमिनिटीज आज भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं मथार टीरा के पास 2-4 गांव गया, उसमें एक मथार गांव प्रमुख गांव था। वहाँ कुछ लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से, वहाँ मुझे लगा कि आज भी वो लोग बेसिक एमिनिटीज से, वहाँ कोई स्कूल नहीं है, प्राथमिक शिक्षा केंद्र नहीं है, जन भागीदारी की कोई भी जो स्कीमें हैं वो सरकार की वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। जो सरकार क्लेम करती है कि मैं वृद्धा पेंशन 400 रुपये देता हूँ, वो भी 8 महीने बाद मिलते। और स्कूल के नाम पर कोई स्कूल नहीं, वहाँ एक माध्यमिक विद्यालय है, वो जर्जर अवस्था में है। और इस तरह के कई उदाहरण है। परसों नूरपुर गया, नूरपुर में नदी गली की समस्या है, पानी सीवरेज की समस्या है, वो जो की टीम बनी थी। पानी जरूर आया है, लेकिन पानी की जो गंदे पानी की निकासी है वो नहीं हो पाई। दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है मटिहानी का, वो है बाढ़ की समस्या। बाढ़ के कटाव से जो प्रभाव है वो किसान, मूलतः चूंकि हमारा एक कृषि क्षेत्र है, किसान अपनी फसल पर डिपेंडेंट है। उसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बातें बहुत होती है, कई स्कीमें बनती है, बांध के निर्माण की घोषणा होती है और मुझे लगता है कि बांध के निर्माण की घोषणा से कुछ नहीं होना है। इसके लिए कोई कठोर और ऐसे उपाय किए जाएं जिससे कि किसानों को फायदा हो। उसमें मुझे लगता है कि मेरा विचार है कि बाढ़ को प्रबंधन के बजाय उसको एक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पहले विस्थापन, वहाँ के लोगों का विस्थापन, अस्थायी विस्थापन का इंतजाम और उनके बेसिक एमिनिटीज का इंतजाम, उसके बाद इसको 5 वर्षीय योजना के अंदर लाके और पानी का सही प्रबंधन हो, ना कि उसकी रुकावट हो, इसका एक चैनलाइजेशन हो। और बाढ़ के कंट्रोल की दिशा में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने पढ़े हैं और दूर के देशों में। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका निदान संभव है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मेरा यहाँ चुनने का एक और, कि पिछले 40 सालों में हमने देखा कि यहाँ के बच्चे हमारे कलम के बजाय, कंप्यूटर के बजाय ऐसे असामाजिक दिशा में जा रहे हैं। और पिछले 10 सालों में मुझे लगता है शराबबंदी के बाद एक ड्रग्स का, एक अल्कोहल का एक इफेक्ट पड़ रहा है जो युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है। अगर आप देखें पंजाब, हरियाणा और कुछ और प्रदेशों को जहाँ पर की बहुत बड़ी आबादी इससे पीड़ित है, और बिहार में भी अब देखने को मिल रहा है तरह तरह के ऐसी चीज़ें, नशा की चीज़ें जो है हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारा प्रदेश का, हमारे जिले का भविष्य बहुत ही मुझे डरावना लगता है, क्योंकि युवा ही हमारी रीढ़ है, हमारी बैकबोन है। युवा के हाथ कंप्यूटर होना चाहिए, उनके हाथ में कलम होना चाहिए, उसके बदले उनके हाथ में कुछ और है। इस तरह की राजनीति होती आ रही है जो कलम के बजाय उनको हथियार, या जो भी, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सच अच्छा ये है कि आप चूंकि बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, सब समाज से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को, हमारे युवा को कलम और रोजगार चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ना कि उनको कुछ और चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, इससे हमारी बहुत समस्या का समाधान हो सकता है इस चीज से। तो रोजगार, पलायन को रोकना, और जैसे कि हमारे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत जी कहते हैं कि पूंजी का पलायन रुकेगा तो
फौजी का पलायन रुकता है तो अपने आप बुद्धि का पलायन जो है और बच्चों का जो है हमारे यहाँ से बाहर जाना अपने आप होता है। वो रिपीट करने की जरूरत है तो मैं आपको बता दूं, उसमें रिपीट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम सब सुन चुके हैं। और मैं मानता हूँ कि आपसे मैं खुद समझता हूँ इस बात को, जब आप अपने पैसे, बैंकों के पैसे रोक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सारी योजनाएं पूरी हो जाएगी। कोई चीज असंभव नहीं है। मौजूदा सरकार में दिशा नहीं है और कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है। यहाँ विजन सिर्फ ये है कि बांटो और खाओ, जनता को अपने हाथ पर छोड़ो। तो बिहार जो दिखाया गया है वो बिहार है नहीं, असली बिहार आप सब हैं। जनता को देखना है और इसलिए मुझे लगता है कि मेरी छोटी भूमिका कुछ हो तो मैं आ जाऊं, इसलिए आया है आपके साथ। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या आपका है? मुख्य उद्देश्य मुझे एक परिचय हो, हमारे यहाँ मीडिया कर्मचारी जो हमारे शहर में है वो जाने कि एक आपका एक और भाई है, एक और जो समाज की बातों को समाज के सामने रख के चलना चाहता है और कुछ करना चाहता है। जब आपने कहा कि आप संभावित प्रत्याशी हैं, आपके अलावा और भी जनसुराज से लोग हैं जो अपने आप को संभावित प्रत्याशी हैं, जनता के बीच ये भ्रम की स्थिति है, ये भ्रम कैसे? मैं स्पष्ट करता हूँ, बहुत सरल प्रत्याशी होंगे, ये कैसे जनता? मैं बहुत सरल शब्दों में बता देता हूँ। चूंकि हमारी प्रक्रिया का एक अंग है, जनसुराज अन्य पार्टियों से डिफरेंट है। उनका ये कहना है कि जनप्रतिनिधियों को पहले एक भावी प्रत्याशी के रूप में पेश किया जाए, जनता में किसकी कितनी स्वीकृति होगी उसके हिसाब से हम उनको फाइनल आवंटन देंगे, फाइनल टिकट देंगे। जनता चुनेगी, जनता की आवाज, उनके कंसेंट और उनके डिमांड पर हम किसी 4 प्रत्याशी में से एक को चुनेंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट का है, जिसकी जितनी स्वीकृति होगी जनता में उसको जनसुराज का कैंडिडेट बनाया जाएगा। सर, आपने भी कहा कि बेगूसराय जिले में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं और खास करके आप नटौनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किए हैं, बहुत तरह की समस्याएं दिखी, तो ये आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों नहीं माना गया? इसके पहले आप तो जनता के बीच में बहुत अच्छी बात। राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी की भी हो सकती है समाज में। अगर आप आगे से नहीं आएंगे तो आप तैयार रहें कि इस तरह के लोग जो लोगों का कोई जो अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे तो फिर आप बुरे लोगों से शासन करते हुए और उनसे आप जो तकलीफें होती जा रही है हमारी इतने सालों से हम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है लोगों की, आप देखें, उनकी छवि देखें। आप प्लेटो उदासीन की बात यहाँ सामने आती है। अगर कोई भी जनता में उसका कोई आदमी पढ़ा लिखा आदमी भाई बंधु अगर आगे नहीं आएगा राजनीति में, तो आप तैयार रहें कि आपके मीडियोक्रेट्स या इंफीरियर्स आप राज करें, उनका परिणाम आपके सामने। कुशेश्वर जी, ये बताइए कि आप जो भावी प्रत्याशी के रूप में आप अभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आपको भावी उम्मीदवार जनसुराज पार्टी घोषित किया या स्वयं आप घोषित किए? मैं स्वयं में कुछ घोषित करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ और भावी प्रत्याशी का जो टैग है ये पार्टी का दिया हुआ है कि आप भावी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को जनता के सामने रख सकते हैं। मैं स्वयं कोई स्वयंभू नहीं हूँ, मैं आप ही के समाज का एक व्यक्ति हूँ और विधिवत प्रक्रिया से जनसुराज का जो नियम है उसको फॉलो करूँ। सर, लेकिन जनसुराज के साथ कोई अभी आप पार्टी के लोग नहीं दिख रहे हैं। जनसुराज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी संगठन का नहीं है, एक कुशेश्वर भगत एक भावी प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच आना चाहता है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ना ही मैंने इसकी कोई रिक्वेस्ट किसी को दी। मैंने सिर्फ अवगत कराया कि मैं आपके क्षेत्र में यहाँ आऊँ और अपने क्षेत्र में बात करूँ प्रेस बंधुओं से, मीडिया कर्मियों से, उनको अवगत कराऊं कि उनको भी मालूम हो। कभी पहले मैं उनसे मिला नहीं, आप लोगों से कभी मिला नहीं, पहली बार आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मूल निवासी कहाँ के हैं? मूल तो मेरा गाँव एक खगोली रमजानपुर के पास इसी जिले में जी बिल्कुल पड़ता है, ब्लॉक बेगूसराय है, लेकिन मरजानी विधानसभा में आता है। एक बार पूरी तथ्य बताएं जो पहले आप इंट्रोडक्शन आपने दिया था। मेरा नाम, जिसे आपको मैंने बताया, मेरा नाम कुशेश्वर भगत है। मैं धरोली गांव इसी जिले में है, वहाँ का रहने वाला, वहीं जन्मभूमि है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी ज्ञान भारती स्कूल में हुई, यहीं बेगूसराय की। उसके बाद जीडी कॉलेज से मैंने सेकेंडरी एजुकेशन किया। फिर मैं विश्वविद्यालय के लिए भगत विश्वविद्यालय गया, वहाँ मैंने AN कॉलेज पटना से 1993 में ग्रेजुएशन करी। फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ मैंने
लॉ किया। उसके बाद हमने कुछ दिन मीडिया में काम किया, 94 to 98 मैं पत्रकार भी रहा, और उसके बाद 98 के बाद हमने लॉ करके कुछ दिन प्रैक्टिस किया, 15-1 साल, और फिर मैंने कुछ चीज़ें और कंसल्टेंसी शुरू करी। उसमें इमिग्रेशन लॉ है, इन्वेस्टमेंट लॉ है, जो लीग से हटके है। यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत था वहाँ भी, जैसे यहाँ वो वकालत में बहुत कॉम्पिटिशन होती है, तो वहाँ भी था। तो हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून को आगे बढ़ाया, 40-50 देशों की यात्रा करी, शिक्षा और कानून के खासकर वो कानून जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए और जो इंडियंस जो माइग्रेट करते हैं उनके लिए हमने और उनको अपनी एडवाइजरी सर्विसेज दी, वही मैं करते आ रहा था यहाँ आने से पहले। सर 8 तारीख को जानकारी मिली प्रशांत किशोर मटियानी विधानसभा में आ रहे हैं, इस पर क्या कहना? हम सबके जननायक और इस प्रदेश के जो मसीहा हैं वो आ रहे हैं, और ये बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात है। उनका आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम सब इंतजार कर रहे हैं, यहाँ की जनता इंतजार कर रही है, और ये बहुत ही ऐतिहासिक मौका होगा जहाँ हमारे युग पुरुष आ रहे हैं। ये थोड़ा डिटेल वो जानकारी दे कहाँ उनका कार्यक्रम होगा? हमारे प्रणेता श्री प्रशांत जी 8 तारीख को पहुंचेंगे मटिहानी में, और जैसे कि आपको सूचना मिल जाएगी आपको प्रेस के द्वारा, आपके जो प्रेस हमारी रिपोर्ट्स आएंगी, जो इन्फॉर्मेशन आएंगी, विज्ञप्ति आएंगी, उसमें मिल जाएगा आपको। और मैं अपने निजी तौर पर एक कार्यकर्ता होने के नाते जो मुझे सूचना है कि वो 8 तारीख को मटिहानी में आएंगे। आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने से जुड़ना, अपने समाज के विकास में कुछ योगदान देना जो मैं दे सकता हूँ। पूर्व में समाज के योगदान को बताते थे, राजनीति से पूर्व। राजनीति से पूर्व मैं एक लीगल एडवाइजर कह सकते हैं, वकील कह सकते हैं। मुझे आप अंतर्राष्ट्रीय कानून में अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मेरा नाम मिल जाएगा। थैंक यू।